नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के अपने पिछले वीडियो में एनुअल रिपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम एनुअल रिपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। ये कंपोनेंट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिर होती क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम 2 पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहला है मेकर्स पर्सपेक्टिव, वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने वाले लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड के होते हैं। उन्हें कंपनी के बिल्स और रिसीट्स को मैच करना पड़ता है और उसके हिसाब से लेजर में एंट्रीज करनी पड़ती है। ये सब करने के लिए एक सर्टेन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वहीं अगर आप और हम जैसे यूजर पर्सपेक्टिव की बात करें, यूजर्स को कंपनी के अकाउंटिंग में जनरल एंट्री कैसे की गई है, ऑडिट प्रोसीजर कैसे किया गया है, इन सब की डिटेल्स को जानने की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ इतना समझना होता है कि फाइनेंशियल स्टेट में क्या एंट्री लिखी हुई है और उनके बेसिस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डेटा अवेलेबल है उनको पढ़ना है और उसके बेसिस पर अपने डिसीजंस लेने हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम P&L स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स के नाम से भी जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के जनरेट किए हुए रेवेन्यू से कितना खर्चा किया गया है, कंपनी का टैक्स और डेप्रिसिएशन कितना है, और साथ ही साथ कंपनी का EPS नंबर कितना है। तो ये सारी डिटेल्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलती हैं। तो चलिए किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पिक किया है। आप एक्साइड इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट को मनी कंट्रोल, NSE, BSE या फिर कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं वो हमारी कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर जिन भी स्टॉक्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज की स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। एक्साइड इंडस्ट्रीज की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को 31 मार्च 2023 पर जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके लिए क्रिएट की गई है। इस स्टेटमेंट में जो भी डेटा मेंशन्ड है वो करोर्स में मेंशन किया गया है। तो P&L स्टेटमेंट सबसे पहले हमें बताती है कंपनी की इनकम के बारे में। इनकम कहां से जनरेट हुई है? सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा अदर इनकम। तो इस रेवेन्यू को कहा जाता है टॉप लाइन ऑफ द कंपनी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 14,591 करोड़ और अदर इनकम से 132 करोड़ रुपए कंपनी ने जनरेट किए हैं, जो कि टोटल बनता है 14,724 करोड़ रुपए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की डिटेल हम कैसे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि P&L स्टेटमेंट में एक और कॉलम एडेड है जिसका नाम है नोट्स। तो नोट नंबर 28 पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की डिटेल को मेंशन किया गया है और साथ ही साथ नोट नंबर 29 पर अदर इनकम की डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। तो चलिए देखते हैं कि नोट नंबर 28 और 29 में क्या क्या डिटेल्स मेंशन्ड हैं। तो एनुअल रिपोर्ट में नोट्स नंबर 28 पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस तरीके का नजर आता है। तो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है अपने सेल ऑफ प्रोडक्ट से, जो कि लगभग 14,525 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव, स्क्रैप सेल्स, इनकम फ्रॉम सर्विसेज, इन सब से कंपनी ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टोटल 14,591 करोड़ है। ये सेम वैल्यू ही P&L स्टेटमेंट में मेंशन की गई है। तो चलिए अब समझते हैं नोट नंबर 29 कि कंपनी ने अपनी अदर इनकम को कहां से जनरेट किया है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी को बैंक डिपॉजिट से पैसा मिला है, इनकम टैक्स रिफंड से पैसा आया है। तो कंपनी ने अपने पैसों को जिन सब्सिडरीज में इन्वेस्ट किया है उनसे डिविडेंड आया है। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कंपनी ने जनरेट की है। ये अदर इनकम टोटल बनती है 132 करोड़ रुपए। तो ये सेम वैल्यू ही मेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेंशन की गई है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने 14,724 करोड़ की इनकम जनरेट की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस में कंपनी ने जो पैसे खर्च किए हैं वो खर्च किए हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस में। सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। तो नोट नंबर 30 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, जो कि लगभग है 10,487 करोड़ की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक 674 करोड़ रुपए का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से कंपनी ने जो परचेजेस ऐड की है वो लगभग 10,707 करोड़ की है, जो कि टोटल बनता है 11,382 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के एंड तक कंपनी ने जो क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर किया है वो किया है 894 करोड़ का। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो टोटल आता है 10,487 करोड़ रुपए। यही सेम वैल्यू हमारी P&L स्टेटमेंट में मेंशन की गई है। नेक्स्ट एक्सपेंस आप देख सकते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये वो वैल्यू है जो कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए फिनिश्ड गुड को बाय करती है। तो यहाँ कंपनी ने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो चलिए अब समझते हैं एक्सपेंसेस के अदर सेक्शंस में। अदर सेक्शंस हैं जैसे कि चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। ये मेंशन किए गए हैं नोट नंबर 31, 32 एंड 35 में। तो नोट नंबर 31 में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड में कितनी इन्वेंट्री को चेंज किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक 1726 करोड़ का था। यही क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के एंड में कंपनी ने जो क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर किया है वो लगभग 2030 करोड़ का किया है। तो इस तरीके से टोटल चेंज इन इन्वेंट्री जो बनती है वो बनती है माइनस में 303 करोड़ रुपए। नेगेटिव वैल्यूज को ब्रैकेट से इंडिकेट किया जाता है। सिमिलरली अगर हम नोट्स नंबर 32 की बात करें तो कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए लगभग 872 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कंपनी ने यह खर्चा एम्प्लॉयज की सैलरीज, वेजेस और बोनस में खर्च किया है, जो कि लगभग 755 करोड़ का है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड लगभग 42 करोड़ का है और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में टोटल 74 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि टोटल बनता है लगभग 872 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस की डिटेल्स नोट नंबर 35 में मेंशन की गई हैं। कंपनी के अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे कि स्टोरेज एंड स्पेयर पार्ट कंज्यूम्ड, पावर एंड फ्यूल, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, कमीशन, ट्रैवलिंग, बैंक चार्जेस, डोनेशन, डायरेक्टर सिटिंग फीस, ऑडिटर रेम्युनरेशन और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लगभग 1954 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो यही सेम वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंसेस सेक्शन में मेंशन की गई है। तो अगर हम इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लगभग 13,024 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो अब तक हम एक्साइड इंडस्ट्रीज के इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में समझ चुके हैं। अब निकालते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसको शॉर्ट में एबिटा भी कहा जाता है। तो अगर हम कंपनी की टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंसेस में माइनस कर दें तो हमें मिलता है एबिटा वैल्यू, जो कि लगभग बनती है 1700 करोड़ रुपए। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि बताता है कि कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट कितने हैं, कंपनी की डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट लगभग 29 करोड़ रुपए है। वहीं डेप्रिसिएशन की बात करें तो कंपनी ने 455 करोड़ रुपए डेप्रिसिएशन में मेंशन किए हैं। फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन को नोट नंबर 33 एंड 34 में मेंशन किया गया है। तो फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो कंपनी ने अपने इंटरेस्ट पे जो एक्सपेंस किया है वो लगभग 5 करोड़ किया है। अदर बोरिंग कॉस्ट में लगभग 16 लाख रुपए, वहीं इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटीज पर लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि टोटल बनता है लगभग 29.5 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की बात करें तो कंपनी के जो भी एसेट्स हैं उनमें जो डिप्रिसिएशन हुआ है वो लगभग 455 करोड़ रुपए का डिक्लेयर किया है। तो यहाँ कंपनी का टोटल इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस बनता है 485 करोड़ रुपए।
तो अगर हम एबिटा में से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेज एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, जो की वैल्यू बनती है लगभग 1215 करोड़ रुपए। इस वैल्यू को पीबीआईटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कंपनी ने यह डिक्लेयर किया है कि कंपनी का इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई एक्सेप्शनल आइटम है या नहीं। एक्सेप्शनल आइटम्स को नोट नंबर 52 में डिक्लेयर किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एक्साइड इंडस्ट्रीज का कोई भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं था, इसलिए इस वैल्यू को ब्लैंक छोड़ा गया है। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स को एक्सेप्शनल आइटम्स में ऐड कर दें तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम पीबीटी के नाम से भी जानते हैं। ये वैल्यू आती है 1215 करोड़ रुपए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है टैक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि अब तक हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो टैक्सेस से पहले का कैलकुलेट किया है। अब समझते हैं कि कंपनी ने 22-23 के लिए कितना टैक्स पे किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी ने करंट टैक्स पे किया है लगभग 323 करोड़ रुपए और डेफर्ड टैक्स जो है वो नेगेटिव में 12 करोड़ रुपए है। नोट नंबर 22 में आप टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों टैक्सेस को ऐड कर दें तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टैक्स बनता है वो लगभग 311 करोड़ रुपए का है। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ने 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 903 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट सेक्शन में कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि कंपनी की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कौन सी थी। कंपनी ने रीमेजरमेंट गेन्स ऑन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स पर 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं इनकम टैक्स उन्होंने 38 लाख रुपए का दिया है। सिमिलरली फेयर वैल्यू चेंजेस और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कंपनी को 331 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो यहाँ कंपनी की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है -291 करोड़ रुपीज। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि कंपनी को लगभग 291 करोड़ का अदर इनकम का लॉस हुआ है। तो यहाँ कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है तो वो वैल्यू आती है 903 करोड़ -291 करोड़, जो कि लगभग बनती है 611 करोड़। लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं एक और फील्ड मेंशन है जिसका नाम है अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि कंपनी के एक शेयर पर कंपनी ने कितने रुपए कमाए हैं। अर्निंग पर शेयर को ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है। ईपीएस कैलकुलेट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर की डिटेल्स को नोट नंबर 36 में मेंशन किया है। तो चलिए देखते हैं नोट नंबर 36 में कंपनी ने क्या डिटेल्स दी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पैट आया है 903 करोड़ रुपए का। वहीं कंपनी के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं लगभग 85 करोड़। तो अगर हम पैट को वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ मिलता है अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हम 903 करोड़ को 85 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मिलती है 10.63। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी ने अपने एक शेयर पर 10 रुपए की कमाई की है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप किस तरीके से कंपनी के रेवेन्यूज, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और ईपीएस के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बाकी की दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से उनसे बहुत ही डीपली कनेक्टेड रहती है। हम अपने आने वाले वीडियोस में बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।